में नहीं राज कर पाएगी और ये इनका सफाया है, अंतिम है। अब ये अंतिम सांसें ले रही है। बीजेपी हिम्मत करे ना, कहे कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। हम तो कह रहे हैं कि देश कह रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। देखिए न्यूज लाइन सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحارمني لبكل دقيقة تعذبني. यूपी के वजीर आला अखिलेश यादव मरहूम प्रधान नन्हे यादव के खानदान का अनशन तुड़वाने पहुंचे। प्रतापगढ़ खानदान के लोगों को दिया दिलासा। मुस्लिम मसाइल को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद का इंसाफ मार्च बीच में ही रोका गया। मार्च में 18 सूबों के मुस्लिम नुमाइंदे होने वाले थे शामिल। मरकजी वजीर शशि थरूर का एक और मुतनाजा बयान में नरेंद्र मोदी की हिमायत। कहा, मोदी के सियासी नजरियात पर होनी चाहिए बहस। और जेटली जासूसी मुकदमे में मुलजिम अनुराग सिंह की पेशी आज। अनुराग की अदालती हिरासत आज होगी खत्म। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख। पेशे खिदमत है मंजरनामा। यूपी के वजीर आला अखिलेश यादव प्रतापगढ़ पहुंच चुके हैं। दरअसल प्रधान के खानदान वालों से अनशन तुड़वाने की अपील करने के लिए अखिलेश यादव यहां पहुंचे हैं। उनकी मांग थी कि जब तक वजीर आला नहीं पहुंचेंगे वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। साथ ही उनका कहना था कि सीएम उनके दुख में शामिल हों और तभी वो अपना अनशन तोड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि पुलिस उन्हें बिना वजह परेशान कर रही है और उनकी जान को भी खतरा है और इसी वजह से उन्हें हिफाजती इंतजामात भी मुहैया कराए जाने चाहिए। और यही वजह है कि अब वजीर आला अखिलेश यादव इस खानदान से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं और खबर आ रही है कि इस वक्त अखिलेश यादव प्रतापगढ़ पहुंच चुके हैं। तो बता दें आपको कि प्रतापगढ़ में प्रधान और उसके भाई को कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद ही गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया था, जिसमें सीओ जियाउल हक की मौत हो गई थी। और उसके बाद ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा था और साबिक काबीना मंत्री राजा भैया का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया। और इसके बाद प्रधान के खानदान वालों ने अनशन शुरू कर दिया। दरअसल इनकी मांग थी कि जब तक वजीर आला नहीं पहुंचेंगे, जब तक इनका दुख नहीं बांटेंगे, तब तक ये लोग अनशन पर ही रहेंगे। वाजिब रहे कि इस खानदान में प्रधान और उसके भाई की हत्या के बाद, इन दोनों के कत्ल के बाद इस खानदान को संभालने वाला अब कोई नहीं है। इस तरह की दलील खानदान वाले लगातार दे रहे हैं और यही वजह है कि रियासती हुकूमत से लगातार ये मुतालिबा किया जा रहा था कि इनकी सुध ली जाए। और अब अखिलेश यादव खुद यहां पर पहुंच रहे हैं। खबर आ रही है कि प्रतापगढ़ पहुंच चुके हैं वजीर आला और इस खानदान से जल्द ही उनकी मुलाकात होने वाली है। तो खानदान वालों का मुतालिबा था कि वजीर आला जब तक इनसे मिलने, इनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचेंगे, इनका दुख नहीं बांटेंगे, तब तक ये लोग अनशन पर ही रहेंगे।
और फिलहाल चैनल वन न्यूज नामानिगार सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ प्रतापगढ़ से ही फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या वजीर आला की मुलाकात हो चुकी है खानदान से? हो चुकी है। सुनील, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। जी सुनील, क्या अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, उनकी मुलाकात हो चुकी है? जी उनकी यहाँ पर वो आ चुके हैं और मुलाकात करके और यहाँ से अभी 15 मिनट पहले वो जा चुके हैं। जी, क्या कुछ हुआ इस मुलाकात के दौरान, तफसील से आपसे जानना चाहेंगे। जी, इस मुलाकात के दौरान यादव परिवार में जी सबसे पहले वो आकर के जो एक इनका अनशन चल रहा था, उस अनशन को उन्होंने जो है समाप्त करवाया। जी, और इनकी जो मांगे थी, जी, जैसे कि सीओ के यहाँ जो मांगे थी, जो उनकी पत्नी ने जैसे मांग की थी, उसी तर्ज पर इन लोगों की भी जो है मांगे थी और इनकी मांग को उन्होंने जो है पूरा करने का आश्वासन दिया। जी, किस तरह की मांगे रखी गई, क्या कुछ वादा यहाँ पर अखिलेश यादव ने किया है इस खानदान से? इनकी जो मांग इनकी रखी गई है वो ये है कि दोनों मृतक भाइयों की पत्नियों को आर्थिक सहायता दिया जाए। जी, मृतक के आश्रितों को नौकरी दी जाए। जी, मेरे परिवार की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। जी, पुत्रों को शस्त्र लाइसेंस अविलंब दिया जाए। जी, अन्य निर्दोष पुत्रों, परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों को न फंसाया जाए। जी, तो बिल्कुल माली मदद का भरोसा यहाँ पर वजीर आला ने दिलाया है। क्या कोई ऐलान यहाँ पर किया गया है? जिस तरह से सीओ के परिवार को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था, क्या इस खानदान के लिए भी कुछ ऐसा ऐलान वजीर आला ने किया? जी, इस तरीके का ऐलान के साथ में ऐलान उन्होंने किया कि जो परिवार के इनके जो 2 भाई हैं मृतक, उनको जो है नौकरी दी जाएगी और साथ में बच्चों की जो पढ़ाई है वो कराई जाएगी और जब वो बड़े होंगे तो उनके रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। तो बता दें आपको कि प्रतापगढ़ पहुंचकर प्रधान के घर वालों से मिले हैं वजीर आला अखिलेश यादव और साथ ही आपको बता दें कि 20-20 लाख के मुआवजे की बात भी उन्होंने इस दौरान कही है। और अपनी बेतुकी बयानबाजी के लिए हमेशा तनाजात में रहने वाले मरकजी वजीर शशि थरूर ने एक बार फिर से मुतनाज़ा बयान दे डाला है। दरअसल नरेंद्र मोदी के वॉटन दावत को रद्द किए जाने पर थरूर ने कहा कि मोदी के ख्यालात पर बहस होनी चाहिए, न कि उनकी आवाज को दबाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी या हुकूमत की ओर से ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपना जाती नजरिया जाहिर कर रहे हैं। तो एक बार फिर मोदी की तारीफ करते नजर आए हैं शशि थरूर। उनका कहना है कि वाइटन इंडिया फोरम में जिस तरह से मोदी को पहले न्योता भेजा गया था और उसके बाद उसे कैंसिल कर राहुल गांधी को न्योता भेजा गया, इस पूरे मसले पर शशि थरूर ने कहा है कि मोदी के ख्यालात पर बहस होनी चाहिए, ना कि उनकी आवाज को दबाना चाहिए। अब इंतजार इस बात का है कि उनकी पार्टी इस पर क्या कुछ रद्द अमल देती है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब शशि थरूर इस तरह के बयानात दे रहे हों। और मुस्लिम मसाइल को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की क़यादत में निकाले जाने वाला इंसाफ मार्च बीच में ही रोक दिया गया। जी हां, ये इंसाफ मार्च तालकटोरा स्टेडियम से निकाला गया, जिसमें 18 सूबों के मुस्लिम नुमाइंदे शामिल होने पहुंचे थे। और इसी मसले पर चैनल वन न्यूज नामानिगार आशिफ इकबाल ने जमीयत उलेमा हिंद के दीगर उलेमा हजरात से बातचीत की। दिल्ली में मदनी साहब ने एक मिसाल रैली बुलाई थी और तमाम लोगों से ये कहा था कि यहां आए लोग और अपनी बातों को रखें, लेकिन यहाँ इस देश में तमाम लोगों के लिए तो बड़े बड़े कानून हैं, कायदे हैं, लोग कानून की धज्जियां भी उड़ाते हैं, लेकिन जब कोई साफ सुथरे तरीके से, स्वच्छ तरीके से और शांति से अपनी बात रखना चाहता है तो उसकी बात को नहीं सुना जाता है, बल्कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जिस तरीके से मदनी साहब ने यहाँ लोगों को बुलाया और शांति से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन पुलिस को ये नागवार गुजरा और उन्हें उठा के ले गए। इन तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम मौलाना है, उलेमा है। हम इनसे सीधे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पहुंचने का मकसद क्या और क्यों यहाँ दिल्ली में, आखिर क्यों? आज जमीयत उलेमा हिंद पूरे मुल्क में कई साल से लड़ाई लड़ रही है कि मुसलमान इतना पिछड़ गया है कि सरकारी रिपोर्ट सच्चर कमेटी में ये है कि वो दलितों से भी बदतर हो गया। उनको हुकूक दिलाने के लिए हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, रिजर्वेशन दिलाने का, फसादात का कानून बनाने का। बेकसूर मुस्लिम नौजवान जिन पर कोई चार्जशीट नहीं, 5-5, 10-10 साल जेलों में है, उनके करियर बर्बाद हो रहा है, उनको रिहा कराने का, इंसाफ दिलाने का। उसी इंसाफ के हवाले से हमारी आज की रैली थी, इंसाफ रैली। हम हुकूमत को के कान खोलना चाहते थे कि मजलूमों के साथ इंसाफ करो और जो लोग पिछड़ गए हैं उनको उनका हक दिलाओ।
आपको नहीं लगता कि इंसाफ मार्च इंसाफ दिलाने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीके से था और इस तरीके से आप लोगों के नेता को उठा के ले जाया गया जिस तरीके से, तो क्या ये बेहतर मानते हैं आप कि आपको अपनी बात रखने का भी हक नहीं है यहाँ? नहीं, लेकिन हम इससे रुकेंगे नहीं, हम लोग इंसाफ लेके रहेंगे। अपने हुकूक के लिए जो लड़ाई हमारे मदनी साहब ने छेड़ी है उस लड़ाई को हम आखिर तक पहुंचाएंगे और अपने हुकूक को हासिल करके रहेंगे। आपको लगता है कि इन चीजों से सरकार अभी तक कोई वाकिफ नहीं हुई है? सरकार को सरकारी कानों पे जू नहीं रेंगा है? सरकार ने कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं? सरकार के तमाम नुमाइंदे जो लोग हैं जो हमारे रहनुमा होने की बात करते हैं, लेकिन रहनुमाई की जब बात आती है, जब बात अपने अच्छी चीज करने की बात आती है तो वो नहीं करते हैं। सरकार को सब पता है, लेकिन सरकारें झूठ बोलने की आदी हो गई। हम उनसे कहते हैं झूठ बोलना, झूठे वादे करना बंद कर दो, वादा करो तो उसको दो। मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं, पूरा टर्म गुजर जाता है, काम नहीं करते। अब हम खड़े हुए हैं कि हमको काम चाहिए, वादे बहुत हो चुके। मतलब अब बातों से बात नहीं चलेगी, अब काम से काम चलेगा, बातों से बात नहीं चलेगी, बहुत हो चुका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। साफ लोग कह रहे हैं कि बात बहुत हो चुका, बात हमने बहुत सुन ली, अब हमें इंसाफ चाहिए। और इस इंसाफ रैली के जरिए ये तमाम लोग एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। इसके लिए चाहे वो उन्हें और भी बड़ी रैली लेके आनी पड़ी तो और भी लोग लेके आएंगे, इससे वो रुकने वाले नहीं है। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। और उधर जेटली जासूसी केस में आज मुलजिम अनुराग सिंह की अदालत में पेशी होनी है। अनुराग की अदालती हिरासत आज खत्म हो जाएगी। अब तक की तफ्तीश में यह पता चला है कि सिर्फ जेटली ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े रहनुमाओं की जासूसी की गई है। जासूसी केस की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने ताज्जुब में डालने वाली मालूमात फराहम की है और पुलिस को इस मामले में मुलजिम के बारे में उसकी नापाक सरगर्मियों की भी मालूमात हुई है। पुलिस को पता चला है कि गैर कानूनी तौर पर कॉल डिटेल यानी कि सीडीआर हासिल करने के लिए मुलजिम अनुराग शर्मा ने इजराइल और दूसरे देशों के एनक्रिप्टेड औजार खरीदे या फिर मंगाए। तो जेटली जासूसी केस में आज मुलजिम अनुराग की पेशी होनी है। दरअसल आज उसकी अदालती हिरासत खत्म हो रही है और इस पूरे मामले में बता दें आपको कि पुलिस ने अब तक की तफ्तीश में कई अहम मालूमात हासिल किए हैं। सिर्फ जेटली ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े रहनुमाओं की जासूसी की गई है। जासूसी केस की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने यह भी मालूम किया है कि गैर कानूनी तौर पर कॉल डिटेल हासिल करने के लिए मुलजिम अनुराग शर्मा ने इजराइल और दूसरे देशों से एनक्रिप्टेड औजार खरीदे हैं या फिर मंगाए हैं। और कांग्रेस में भले ही राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने की मांग करने वालों की होड़ लगी हो, लेकिन खुद कांग्रेस के इस नौजवान रहनुमा ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया है कि उनकी वजीर आजम बनने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। राहुल के मुताबिक वो पूरी तवज्जो पार्टी को मजबूत बनाने पर लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहकर सबको चौंका दिया कि वो फिलहाल शादी भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इससे तवज्जो भटकती है। तो जहां एक तरफ राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने की होड़ मची हुई है, हर कोई इस बहस में शामिल है कि मोदी वजीर आजम बनेंगे या राहुल गांधी, तो वहीं खुद राहुल गांधी ने यह कहकर चौंका दिया है कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है मुल्क का वजीर आजम बनने में। वो पूरी तवज्जो पार्टी को मजबूत बनाने पर दे रहे हैं। इसके अलावा वो शादी भी करने में दिलचस्पी नहीं रखते। और अब आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां इस वक्त कर्ज माफी की स्कीम में जो गड़बड़ियां सामने आई थी उस मसले पर बहस चल रही है। आज अगर ये कायदे से किए होते तो जो किसान, लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, पैकेज देने के बाद भी, कर्जा माफ करने के बाद भी शायद उसमें रोक लगती। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा सरकार करना भी चाहती थी, फिर भी बैंक वालों ने ये काम होने नहीं दिया। और सीएजी ने जब ये कहा और रिजर्व बैंक से मीटिंग हुई उनकी और उन्होंने टाइम दिया कि 15 जनवरी तक इसका निष्पादन हो जाना चाहिए, लेकिन आज 31 जनवरी तक इन्होंने किया नहीं मानवर। और बैंक के अधिकारी जो इसके लिए दोषी हैं, जिनको एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर करके इनको बल्कि जेल भेजना चाहिए, जिससे कि रोजाना
जो किसान जाता है बैंकों में, मजदूर जाता है बैंकों में, उससे अभी भी बिना पैसा लिए ये कोई काम करते नहीं। और किसान का क्रेडिट कार्ड में भी घपला करते हैं। जब किसान क्रेडिट कार्ड में पैसा देता है तभी उसको क्रेडिट कार्ड इशू होता है। तो मैं आपको ये आग्रह करूंगा आपसे कि जब आप इस पर डिस्कशन कराएंगी तो सब लोग डिटेल में बोलेंगे, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा आपके पीठ से कि आप सरकार को निर्देश दें कि तत्काल इस पर कार्रवाई करा के सदन को सूचित करने का काम करें। श्री दारा सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस गंभीर विषय पर और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे दीगर खबरों के साथ। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर सऊदी अरब ने भी अब अमेरिका के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। जी हां, अमेरिका के साथ साथ अब सऊदी अरब ने भी सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि ईरान को अब फलसेफाना पेचीदगी का जाल बुनने के बजाय बराह रास्त मसला सुलझाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने इसी मामले को लेकर सऊदी अरब के वजीर खारजा सऊद फैजल के साथ मुलाकात की है। मुश्तरका कॉन्फ्रेंस करते हुए दोनों लीडरान ने कहा कि ईरान के पास वक्त बहुत कम है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर सऊदी अरब ने भी अब अमेरिका के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के साथ साथ अब सऊदी अरब ने भी सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि ईरान को फलसेफाना पेचीदगी का जाल बुनने के बजाय बराह रास्त मसला सुलझाना चाहिए। वाज़ेह है कि अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने इसी मामले को लेकर सऊदी अरब के वजीर खारजा सऊद फैजल के साथ मुलाकात की है और इस मामले को सुलझाने के लिए गैर महदूद वक्त नहीं दिया जा सकता। वहीं दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसकी रविश से नाराजगी का इजहार किया है। वाज़ेह है कि अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी जो 9 ममालिक के सफर पर निकले हुए हैं, सऊदी अरब के वजीर खारजा अल फैजल के साथ मुलाकात की और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि अब ईरान के पास वक्त बहुत कम है। उन्होंने ये बात हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक और जर्मनी के साथ ईरान की बातचीत के पेश नजर कही है। केरी का ये भी कहना था कि हम ईरान को ये सुनाना और समझाना चाहते हैं कि हम किसी भी मसले को हल करने के लिए पहले बातचीत का रास्ता इख्तियार करते हैं।
बहरहाल ईरान को ये मालूम होना चाहिए कि सिफारतकारी से मसला हल करने का रास्ता हमेशा खुला नहीं रह सकता। वहीं इस मौके पर सऊदी अरब के वजीर खारजा अल फैसल ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है और ये बातचीत हमेशा जारी नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि हम फलसफियों की तरह हमेशा बातचीत नहीं कर सकते, लिहाजा हमें ईमानदारी के साथ संजीदगी से मामला हल करने के लिए मुज़ाकरात करना चाहिए। वाज़ेह है कि जौहरी प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दबाव को मजीद बढ़ाने के लिए अमेरिकी वज़ीर खारजा जॉन केरी तकरीबन 9 ममालिक के सफर पर निकले हुए हैं। इसी सफर के मद्देनजर जॉन केरी ने सऊदी अरब का दौरा भी किया और अमेरिकी दबाव में चलने वाली सऊदी हुकूमत को ईरान के मुतनाज़ जौहरी प्रोग्राम के बारे में मशवरा भी किया। जबकि दूसरी जानिब ईरान मुताद्दिद मरतबा कह चुका है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और जौहरी प्रोग्राम को जारी रखने का ईरान को पूरा हक है। ईरान का ये भी इल्जाम है कि अमेरिका और उसके पिट्ठू हुकूमतें किसी भी इस्लामी मुल्क को तरक्की पजीर नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि अमेरिका इस्लामी ममालिक में इंतशार फैलाकर अपनी शैतानी मकसद को पूरा करता है और मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद को निशाना बनाना अमेरिका की अहम पॉलिसियों का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। एक जानिब जहां अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने सऊदी अरब का दौरा करके सऊदी अरब के वजीर खारजा अल फैजल से मुलाकात करके जौहरी प्रोग्राम को लेकर ईरान को धमकाने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरे जानिब इस्लामिया जमहूरिया ईरान की फौज के नायब सरबराह बराए ऑपरेशन जनरल अली शादमानी ने दावा किया है कि दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हमारे हजारों मिसाइल तैयार हैं। जनरल अली शादमानी का कहना है कि उनकी फौज को सिर्फ रूहानी पेशवा सैयद अली खामनाई के हुक्म का इंतजार है। वाज़ेह रहे कि ईरानी फौज की जानिब से बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ईरान पाकिस्तान गैस मुआहिदे को लेकर परेशान है और अरब की पिट्ठू हुकूमतों को ईरान के खिलाफ आमादा कर रहा है, साथ ही ईरान और पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। अपने बयान में ईरानी फौज के नायब सरबराह ने मजीद कहा कि ईरान दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पूरी सलाहियत रखता है। अगर दुश्मन ईरान पर हमला करने की हिमाकत करेगा तो दुनिया भर में उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और अमेरिका ने मिस्र के लिए माली इमदाद देने का ऐलान किया है। जराये के मुताबिक अमेरिका ने मिस्र की माशियत को सहारा देने के लिए 45 करोड़ डॉलर की इमदाद देने का वायदा किया है। इस बात का ऐलान अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने मिस्र के सदर मोहम्मद मोरसी से मुलाकात के बाद किया। साथ ही जॉन कैरी ने सदर मोरसी से इस्तदा की कि वो मिस्र में आइंदा माह होने वाले इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। अमेरिका ने मिस्र के लिए माली इमदाद देने का ऐलान किया है। जराये के मुताबिक अमेरिका ने मिस्र की माशियत को सहारा देने के लिए 45 करोड़ डॉलर की इमदाद देने का वायदा भी किया। इस बात का ऐलान अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी ने मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी से मुलाकात के बाद किया। साथ ही जॉन केरी ने सदर मुर्सी से इस्तदा की कि वो मिस्र में आइंदा माह होने वाले इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इंतजाम करे। अमेरिकी वजीर खारजा का कहना था कि मिस्र में इत्तेहाद, सियासी इस्तेकाम और माशियत को मजबूत करने के लिए मजीद काम करने की जरूरत है। वहीं जॉन केरी ने मिस्री अवाम से अपील की कि वो मुल्क की माशियत को दरपेश चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा हों। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन मिस्र के लिए ऐलान करदा 45 करोड़ डॉलर में से पहले मरहले में 19 करोड़ डॉलर की मदद जारी करेगा। इससे कबल जॉन केरी ने मिस्री हुकूमत से आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ 7 अरब 80 करोड़ डॉलर का कर्ज हासिल करने के लिए किसी नतीजे पर पहुंचने की इस्तदा की थी। जराये के मुताबिक अमेरिका के वजीर खारजा जॉन केरी अपना ओहदा संभालने के बाद यूरोप और मशरिक वस्ता के 11 ममालिक के दौरे पर निकले हुए हैं। ख्याल रहे कि मिस्र के हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुल्क में जारी मुजाहिरों के दौरान इंतखाबात के बायकाट का ऐलान कर रखा है। वहीं मिस्र की नेशनल सॉल्वेशन फ्रंट का कहना है कि मुल्क के इंतखाबी कवायद सदर मुर्सी के इत्तेहादियों को फायदा देते हैं, जबकि मोहम्मद मुर्सी उसकी तरदीद करते आए हैं। वाज़ेह रहे कि मिस्र में इनकलाब की दूसरी सालगिरह के मौके पर सिक्योरिटी अफवाज और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली झड़पों में 70 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। वहीं अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब मिस्र में एक बार फिर सदर मुर्सी के खिलाफ एहतजाजों में शिद्दत आई है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सदर मुर्सी अवाम के साथ जानिबदाराना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। इन्हीं मुजाहिरों को देखते हुए मिस्र की हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिस्र में होने वाले इंतखाबात के बायकाट करने का ऐलान भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और उधर शामी काउंसिल के सदर माजुल खतीब ने अपना ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा शोरश ज़दा शामी शहर हलब का दौरा किया। ये इत्तला शामी नेशनल काउंसिल के एक ओहदेदार की जानिब से जारी की गई है। जराये के मुताबिक माजुल खतीब ने तुर्की की रवानगी से पहले शामी गवर्नरी हलब के शहर जराबलिस का दौरा भी किया था। वाज़ेह रहे कि सिक्योरिटी खुदशात के पेश नजर इस दौरे को खुफिया रखा गया था।
शामी कौंसिल के सदर माजुल खतीब ने अपना ओहदा संभालने के बाद पहली मर्तबा शोहरत ज़दा शामी शहर हलब का दौरा किया। यह इत्तला शामी नेशनल कौंसिल के एक ओहदेदार की जानिब से जारी की गई है। जराये के मुताबिक माजुल खतीब ने तुर्की की रवानगी से पहले शामी गवर्नर हरब के शहर जराबलिस का दौरा भी किया था। वाज़ेह है कि सिक्योरिटी खुदशात के पेश नजर दौरे को खुफिया रखा गया। जारी की गई वीडियो में माजुल खतीब चंद नामालूम शख्सियात के जुलूम में दुकानों के सामने फुटपाथ पर मार्केट में चलते देखे जा सकते हैं, जबकि उनकी दूसरी जानिब सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक देखी जा रही है। वहीं नेचुरल साउंड की सूरत में बाजार का शोर और गाड़ियों का हॉर्न भी वीडियो में सुना जा सकता है। वीडियो में फुटपाथ पर पैदल चलने वाले दूसरे अफराद को माजुल खतीब से मुसाफहा करते देखा जा सकता है। वहीं माजुल खतीब अपने दौरे हलब में इंतहाई पुरसुकून और मुस्कुराते नजर आते हैं। वीडियो के मुताबिक उन्होंने मिलने जुलने वालों से कोई बात तो नहीं की, ताहम बाज अफराद उनके साथ तस्वीरें बनवाते नजर आए। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी खुदशात के पेश नजर माजुल खतीब के दौरे हलब को खुफिया रखा गया था। उनका कहना था कि माजुल खतीब इलाके का दौरा करके लोगों के हालात और माशी सूरत हाल का खुद जायजा लेना चाहते थे। वहीं हुकूमत मुखालिफ शामी इत्तेहाद के सरबराह अपने दौरे हलब में मकामी ओहदेदारों से भी मिले। उन्होंने तुर्की में हलब कौंसिल के इंतखाबात के बारे में पेशरफ्त से भी आगाही हासिल की। इस इंतखाब में हलब के 5 शहरों से नामजद मंदूब गवर्नरी कौंसिल का चुनाव करेंगे, जो इलाके में रोजमर्रा के कामों की निगरानी करेंगे। माजुल खतीब के हमरा हलब का दौरा करने वाले एक ओहदेदार का कहना है कि आजाद इलाकों में अवाम इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। वहीं माजुल खतीब का इन इलाकों में दौरा उनके हालात बेहतर करने की कोशिश का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला चैनल 1 न्यूज पर लगातार बना हुआ है। आप भी बने रहिए हमारे साथ। بدي منك ما تحرمني، لا بكل دقيقة تعذبني.